गुड इवनिंग, क्या हालचाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा, आपका अपना एसएसटी मेंटर एक और धमाकेदार सेशन के साथ हाजिर हूं। सर आज क्या होने वाला है? आज होने जा रहा है डाउट सेशन नंबर 2। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि प्रोजेक्ट 45 में ना केवल हम आपका सिलेबस कराने जा रहे हैं, आपका बेस अच्छा करने जा रहे हैं, साथ ही साथ आपके डाउट सेशन भी लेकर आएंगे। हर 5 चैप्टर के बाद डाउट सेशन आने वाला था। पहले 5 सेशन के बाद 5 चैप्टर के बाद डाउट सेशन आया और अगले 5 चैप्टर के बाद अब दूसरा डाउट सेशन आ चुका है। आज की क्लास के अंदर हम ये 4-5 चैप्टर्स के डाउट एंटरटेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज जिसके डाउट मैं आप लोगों के लेने जा रहा हूं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके अलावा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज और उसके अलावा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो अगर ये 4 चैप्टर के आपके कोई भी डाउट है तो हम मुझसे बिंदास होकर पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक बार सारे बच्चे बताइए कि कैसा लग रहा हूं मैं आज। आज आप लोग के पास 2 ऑप्शन है। आपको बोलना है कि सर आज आप कूल लग रहे हो, ऑप्शन नंबर 1। एक ऑप्शन है आपके पास कि आप सर ब्यूटीफुल लग रहे हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप सर एकदम कूल, ब्यूटीफुल और बस ये 2 ही ऑप्शन है। बताओ कैसा लग रहा हूं दोस्तों, कैसा लग रहा हूं मैं? हैंडपंप, हैंडसम, एक बच्चा कह रहा जोकर लग रहा। अबे ओए, बहुत पिटेगा, बहुत पिटेगा, बहुत कैमरे से निकल के मारूंगा, कैमरे से बढ़ाया। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये तरीका था हमारा एक कि आपसे पता कर ले कि भाई, एक तो तारीफ निकलवा ली मैंने क्योंकि तारीफ का बहुत भूखा होता जा रहा हूं आजकल। तो मेरी मम्मी भी मेरी तारीफ नहीं करती है। एक तो तारीफ हो गई और दूसरा कि भाई ये पता चल गया ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो भैया आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपके होने वाले हैं डाउट सेशन। तो फटाफट फटाफट सारे बच्चे अपने डाउट पोस्ट कर दीजिए और आपके डाउट हम लोग यहां से पिक करना स्टार्ट कर देंगे। कोशिश ये करिएगा राजा बेटा, कोशिश ये करिएगा कि आपके सारे के सारे डाउट इन्हीं 4 चैप्टर से हों। ठीक है, हम पहले ये 4 चैप्टर के ही डाउट पकड़ेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, शुरू करें। डाउट दे दिए तुम लोगों ने? चलो भाई आगे आगे आगे। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो मेरे को मिल रहा है, पहला क्वेश्चन आपने कहा है एसएसटी जो लगता था बोरिंग का जोन, सिद्धार्थ सर ने बना दिया इंटरेस्टिंग टर्न। विक्रांत यार, तो क्या है यार विक्रांत यार, एक ही दिल है। हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू विन माय हार्ट, है ना विक्रांत? इतनी बढ़िया तुमने शायरी डाल दी आज विक्रांत यार, वेरी गुड यार विक्रांत। एक्सप्लेन द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। एक बच्चे ने बोला है सर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बता दीजिए। ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हिमांशु आप किसके उसमें पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी में दोनों चैप्टर में आते हैं। पहला द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी आता है और दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया में भी आता है। मैं वंस फॉर ऑल आपको ये दोनों बता देता हूं। सबसे पहली बात, हिमांशु सोरठ का पहला क्वेश्चन है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर हम यूरोप के केस में बात करेंगे, बार बार ऐसे क्यों हो रहा है बेटा, यहां पे डाउट नहीं डालिएगा, यहां नहीं बेटा, ये क्योंकि इतनी स्पीड में चलती है चैट, क्योंकि कुछ बच्चे लगे रहते हैं मुझसे दोस्ती करोगी है, इंस्टाग्राम आईडी भेज दोगी, इस सब चक्करों में ना तुम्हारा डाउट ऊपर चला जाएगा। तो कोशिश ये करो ये डाउट को डाउट सेक्शन के अंदर पूछो, इसके लिए हमने तुम्हारे लिए ऐप बनाई है पैसा खर्चा करके। अगर आप सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इंडिया की बात करो या आप यूरोप की बात करो, यहां के लोगों को आजादी चाहिए थी। आजादी चाहिए थी अपने ऑपरेसर से जिसने इनके ऊपर कब्जा कर रखा था, इनको अपनी कॉलोनी बना रखा था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन लोगों को चाहिए थी आजादी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सब एक नहीं थे, ये सिटीजन आपस में बटे हुए थे। कभी ये रिलीजन के नाम पे बटे हुए थे, कभी कास्ट के नाम पे बटे हुए थे, कभी ये एस्टेट्स में बटे हुए थे। तो ये लोग आपस में बटे हुए थे। तो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट था, लोगों को एक करना सबसे इंपॉर्टेंट था। जैसे कि हम लोगों ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में देखा कि सोसाइटी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एस्टेट में बांटने की जगह आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर 9th में देखा था कि ले सिटोयन का कॉन्सेप्ट लेकर आए और ला पात्री का कॉन्सेप्ट लेकर आए। अब हम एस्टेट्स में नहीं है, क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट्स में नहीं है, अब हम सब सिटीजन कहलाएंगे। अब ये हमारा देश जो है ला पात्री यानी कि द फादरलैंड है। अब हमें इसको अपने माता पिता की तरह इसको प्यार करना है। दूसरा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? दूसरी चीज इन लोगों ने ये करी दोस्तों, दूसरी चीज उन्होंने ये करी कि एक कॉमन फ्लैग बनाया, नेशनल फ्लैग बनाया। जो कंट्री के लोग थे वो रॉयल फ्लैग से कलेक्टेड फील नहीं करते थे। अब रॉयल फ्लैग में क्या होता था, सितारे बने हैं और हर चीज का कि रॉयल पावर, डिवाइन पावर, ये सब। तो ऐसा फ्लैग बनाया जिससे आम पब्लिक कनेक्टेड फील करे। इसके अलावा इन लोगों ने ऐसी हाइम्स बनाई, ऐसी कंपोजिशंस बनाई, ऐसे सॉन्ग्स बनाए, ऐसी पोम्स बनाई
जिससे देश का नागरिक कनेक्ट कर सके, इमोशनल फील हो सके। ठीक है, इसके अलावा गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटाए, क्योंकि गिल्ड रेस्ट्रिक्शन के कारण क्या था कि एक गिल्ड का आदमी दूसरे गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस पे क्या होता था कि गिल्ड का मतलब होता था ट्रेड यूनियन। एक बच्चे ने मुझसे इंस्टाग्राम में भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये ट्रेड यूनियन में क्या होता था कि अगर आप इस इलाके में रहते हो तो आप दूसरे इलाके में जाके बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप दूसरे इलाके में नहीं आ सकते हो। तो एक गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटाई, अब पूरे यूरोप का आदमी या पूरे फ्रांस का आदमी कहीं भी जाके बिजनेस कर सकता था। इसके अलावा तो ऐसी बहुत सारी चीजें करी गई ताकि फ्रांस के, यूरोप के, इंडिया के लोग एक हो सके। इसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कहा गया। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को यहां बता देना चाहता हूं। यहां पे आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो आज आप लोगों ने पूछा है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन किशु सिंह का भी क्वेश्चन हो गया। रीजन फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फॉर 6 मार्क्स। पहली बात दिग्विजय, 6 मार्क का तेरे को क्वेश्चन नहीं आएगा। 6 मार्क का दिग्विजय क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो तुमको ये बात समझ लेनी है, मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आना है तुम्हें। अब तुमने पूछा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का रीजंस बताओ, तो इसके रीजन कई सारे थे। अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहला रीजन था कि लोग अपने करंट रूलर से, चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई डिक्टेटर हो, उससे खुश नहीं थे। दूसरा रीजन था एथनिसिटी सप्रेशन, कि ये देखा जाता था कि जो मेजॉरिटी वाले एथनिसिटी वाले हैं वो माइनॉरिटी वाले एथनिसिटी वालों को सप्रेस करके चलते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरा था कि डिवीजन इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में कुछ लोग जो थे वो अपने आप को बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा समझते थे। तो उन लोगों के साथ क्या होता था, उन लोगों के साथ ये होता था कि जो नीचे वाले लोग थे उनसे टैक्स ज्यादा लिए जाते थे, उनके पास राइट्स नहीं होते थे। चौथी बात ही राइट्स पे आप चौथा पॉइंट बना सकते हो कि लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था, लोगों के पास प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे करके कई रीजन थे जिनके कारण राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है रोलेट एक्ट बता दीजिए। अक्सा जी पूछ रही हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, रोलेट एक्ट को हम डिटेल में समझ लेते हैं। रोलेट एक्ट, अक्सा रोलेट एक्ट की अगर अपन बात करें तो बेसिकली जैसे इंडिया में एक पार्लियामेंट है, और ये पार्लियामेंट इंडियंस के लिए, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, और इंडिया के जितने भी लॉज होते हैं वो इसी पार्लियामेंट में बनकर तैयार होते हैं। जैसे आज इंडिया में पार्लियामेंट है, उस टाइम पे भी एक इंडिया में पार्लियामेंट थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में थी, इंडिया के लोगों के लिए थी, लेकिन इसमें ज्यादातर गोरे बैठते थे। ठीक है, इस ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक काला कानून पास किया। उस काले कानून का नाम था रोलेट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत अब ब्रिटिशर्स को एक एब्सोल्यूट पावर मिलती थी कि वो 2 साल के लिए किसी को भी जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। अब सर विदाउट ट्रायल क्या होता है? अगर आज आप इंडिया में कोई भी कांड यानी कोई क्राइम करते पाए जाते हो तो पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इनको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट यानी किसी जज के सामने आपको प्रस्तुत करना होता है। फिर वो जज और मजिस्ट्रेट ये चेक करता है कि जो आपका अरेस्ट है वो ठीक है कि नहीं। अगर अरेस्ट ठीक होता है तो आपको जेल भेजा जाता है, जब तक आपका केस चलेगा तब तक आपके ऊपर जेल रहेगी। लेकिन आपका अरेस्ट ही ठीक नहीं किया गया है, पुलिस वाले जबरदस्ती आपको उठा के लिया है, जब कोई भी रीजन से उठा के लिया है, तो आपको उसी टाइम पे बरी किया जाता है। यानी बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको अरेस्ट करती है पुलिस तो 24 घंटे के अंदर उनको किसी मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन अंडर रोलेट एक्ट ब्रिटिशर्स किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते थे 2 साल के लिए, किसी जज किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं। बस उनको लगा कि आप उनको आपकी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही, उठा के जेल में डाल दो। ये था दोस्तों रोलेट एक्ट। लेकिन रोलेट एक्ट एक तरीके से इंडिया में जो आवाज उठ रही थी आजादी की, उसको दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी आजादी की डिमांड करता था उसको उठा के रोलेट एक्ट का केस लगाते थे, वो जेल में डाल देते थे। तो इसलिए ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में एक काला कानून पास किया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। अंडर रोलेट एक्ट दे कैन इम्प्रिजन एनी इंडियन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। दिस वॉज रोलेट एक्ट। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और आता है कि इससे इंडियंस के ऊपर क्या असर पड़ा। तो पहला असर यह पड़ा कि इंडियंस जो थे इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे, रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, रेलवे के जो वर्कर्स थे वो तो स्ट्राइक पे तक चले गए थे। तो ये तक एक असर हुआ। गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया,
जो लोग रैली कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, उनके ऊपर वो हार्श आए और उनको उठा के डिटेन करने लगे, पुलिस अरेस्ट करने लगी। तो ये पूरा एक क्वेश्चन बनके तैयार होता है। अच्छा लगा होगा अक्सर, पक्की बात है, मैंने इतना डिटेल में बता दिया तुमको। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैसे हो सब। ये ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर्ष हम तो ठीक है, तुम कैसे हो, लेकिन अगर हर्ष तुम चाय पे बुला लोगे ना तो थोड़ा और अच्छा लगेगा दोस्त। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सर नेपोलियनिक कोड बता दो। आराध्या, आराध्या तुम प्लीज क्यों बोल रही हो यार, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। नेपोलियनिक कोड इंपॉर्टेंट भी है। नेपोलियनिक कोड, जैसा कि आपको पता है, अगर हम नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन 1804 में फ्रांस का एम्परर बना। लेकिन नेपोलियन ने एक बात साफ कही थी कि मैं फ्रांस का एम्परर तभी बनूंगा जब आप मुझको अपनी पसंद से कुछ चेंजेस करने की आजादी दोगे। क्या चेंजेस करना चाहता था नेपोलियन? तो नेपोलियन ने कहा मैं नेपोलियनिक कोड लेकर आऊंगा। पहला, उसने कहा आई विल रिमूव ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। आपको पता होगा कि फ्रांस की सोसाइटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स। क्लर्जी के पास और नोबिलिटी के पास सारे राइट्स हुआ करते थे और पीजेंट्स के पास कोई राइट्स नहीं होता था। सारा की सारा टैक्स पीजेंट से लिया जाता था। एक पीजेंट टैक्स देते थे क्लर्जी वालों को, जिसे कहा जाता था टाइथ, और एक दिया जाता था डायरेक्ट स्टेट को, यानी राजा को, जिसे कहा जाता था टेल। पीजेंट सारा टैक्स दे लेकिन राइट्स कुछ नहीं मिलते थे। तो उसने कहा कि जो प्रिविलेजेस हैं आपके पास बेस्ड ऑन बर्थ, मैं इसको हटाता हूं और अब हम सब इक्वल हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, नेपोलियन ने गिल्ड सिस्टम हटा दिया था। जैसा कि आपको पता है, फ्रांस में एक इलाके का आदमी दूसरे इलाके में जाके व्यापार नहीं कर सकता था। नेपोलियन ने कहा हम एक देश हैं, अब अगर एक इलाके का आदमी दूसरे इलाके में जाके व्यापार करना चाहे तो वो कर सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं, कोई ट्रेड यूनियन की बदमाशी नहीं चलेगी। तो गिल्ड सिस्टम उसने हटा दिए थे। तीसरा, उसने यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट लेकर आया था। उसने ये कहा था कि अब पूरे देश में यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट चलेगा, यानी कि आप पूरे देश में चले जाओ तो एक ही, जैसे अगर मान लीजिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर जगह मास नापा जाता है केजी में उस टाइम। और अगर मान लीजिए इमेजिन करो ऐसा होता है कि एमपी में केजी में नप रहा है, कर्नाटका में पाउंड में नप रहा है, कहीं और कुछ में नप रहा है, एमपी में लीटर में नप रहा है, वहां पे गैलन में नप रहा है, तो कैसे चलेगा? तो उसने कहा नहीं, पूरे देश में सेम वेट एंड मेजरमेंट होगा। इवन उसने यूनिफॉर्म करेंसी भी कर दी थी नेपोलियन ने सर्फडॉम को खत्म कर दिया था और फ्यूडल सिस्टम को भी हटा दिया था। सर्फडॉम का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर। उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो थे उनसे जबरदस्ती काम किया जाता था। नेपोलियन ने कहा मैं इसके खिलाफ हूं और मैं इसको हटा दूंगा पूरी तरीके से। तो जब नेपोलियन 1804 में आया तो राजगद्दी संभालते ही उसने कुछ 5 चेंजेस किए थे जिसको नेपोलियनिक कोड कहा गया था। ठीक है, इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये रेड बटन नहीं दबाना है, क्लास बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सर प्लीज एक्सप्लेन कास्ट इन पॉलिटिक्स। बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। तुम देखो, देखो ना देखो नजर को, कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब हमने पॉलिटिक्स में कास्ट लेकर आ गए हैं। देखिए कैसे, ऐसे मान लेते हैं कि भोपाल क्षेत्र की बात करी जाए। अब भोपाल में ये बात पता है कि भोपाल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शर्माओं की है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया कि शर्मा कैंडिडेट उतारेंगे, उन्होंने सिद्धार्थ शर्मा को उतार दिया। कांग्रेस को भी पता चल गया कि भोपाल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शर्माओं की है, तो उन्होंने समृद्धि शर्मा मैडम को उतार दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आम आदमी पार्टी को भी पता चल गया कि भोपाल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शर्माओं की है, तो उन्होंने रोहित शर्मा को उतार दिया। समाजवादी पार्टी को भी पता चल गया तो उन्होंने अनुष्का शर्मा को उतार दिया। तो जब आपको पता चल गया कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में शर्मा है और सिर्फ उसी कारण आपने एक शर्मा कैंडिडेट उतार दिया, तो आपने कास्ट लेकर आ गया पॉलिटिक्स में। एक पर्टिकुलर कास्ट के वोट को घसीटने के लिए आपने उसी कास्ट का कैंडिडेट उतार दिया। इसे कास्ट इन पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन इसके 2 पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट ये है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लो बेटी, लो बेटी, तुम अगर तुम्हें आवाज क्लियर नहीं आ रही तो ये लो। एक कह रहा है शादी कर लो, ये कैसी बात हुई? हाँ, अब आएगी तुम लोग का आवाज क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुष्का शर्मा कैसे जीत जाएगी? हैं, एक तो तुम, वाह बेटा, खाओ तुम यहाँ की, बजाओ तुम कहीं और की। पूरे दिन हम तुमको पढ़ाएं, डाउट तुम्हारा हम पकड़े, कल तुम्हारा टेस्ट हम बनाएं और तुम वोट अनुष्का शर्मा को दे दोगे? हैं, गद्दारी कोर बे, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग यार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बात कि अपने को क्या करना है, अपने को यह करना है कि प्रॉब्लम क्या है कास्ट इन पॉलिटिक्स की। पहली प्रॉब्लम कि जरूरी थोड़ी सारे शर्मा हम शर्माओं को ही वोट दें, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है।
हो सकता है कुछ शर्मा ये सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो और उनने कहा कि नहीं, हम कास्ट के नाम पे वोट नहीं देंगे, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें प्रोग्रेसिव आदमी चाहिए, हमें स्किल्ड आदमी चाहिए, हम एक डिजर्विंग कैंडिडेट को ही अपना वोट देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। गद्दार भी कोर बे, हाँ मैं देख रहा हूं, फालतू बातें नहीं करना, वोट मुझे ही देना लाडले। लाडले अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो बेटा फिर अपन अपनी एंटी हो जाएगी, तुम और मैं, फिर अपन नहीं, वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स एनी मोर। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, यहां से नहीं आता है, यहां से आता है। व्हाट इज डेवलपमेंट? मनीष ने डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछ ली है। देखो मनीष, डेवलपमेंट की डेफिनेशन में तुमको बता देता हूं। जब किसी कंट्री में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपके देश में सोर्सेज ऑफ इनकम हो तो आपका देश डेवलप कंट्री कहलाता है, आपके पास पैसा कमाने का अवसर हो। जब आपके देश में सिक्योरिटी हो, क्राइम रेट कम हो, टेररिज्म कम हो, तो आपका देश डेवलप कहलाता है। जब आपके देश में इक्वालिटी हो, आपके देश में भेदभाव ना होता हो, डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, स्किन कलर के आधार पे बेसिस पे, तब आपका देश डेवलप कहलाता है। जब आपके देश के अंदर आप ये समझ के चलिए इक्वालिटी हो, ठीक है, आपके देश में इक्वालिटी हो, तब आपका देश डेवलप कहलाता है। जब आपके देश के अंदर क्लीन एनवायरमेंट हो, तब आपका देश डेवलप कहलाता है। जब आपके देश के अंदर डिग्निटी से जिंदगी जीने की आपके पास ऑप्शन हो, तब आपका देश डेवलप कहलाता है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है जब इन सारी चीजों का ओवरऑल इंप्रूवमेंट होता है तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ जाते हैं, अगले डाउट पे चले जाते हैं। एक्सप्लेन सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ओम, मैंने शुरुआत में ये क्वेश्चन करा दिया। आगे बढ़ जाते हैं। सर सीडीएम और एनसीएम में फर्क क्या होता है? वही वाला युवराज। कौन से वाले युवराज हो तुम? कौन से वाले युवराज में हो? युवराज ने क्वेश्चन पूछ लिया है सीडीएम वर्सेस एनसीएम। अब आप में से कुछ बच्चे जो ये बोल रहे हैं कि सर ये सीडीएम एनसीएम क्या है, ये कोड वर्ड में बातें नहीं चलेंगी। तो भाई ये सीडीएम और एनसीएम कोड वर्ड में बातें नहीं कर रहे हैं। सीडीएम का मतलब है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एनसीएम का मतलब है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, गांधी जी कहते थे अगर तुम ब्रिटिशर्स के वहां नौकरी करते हो छोड़ दो, अगर तुम किसी ब्रिटिश इंस्टीट्यूट यानी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाते हो छोड़ दो, ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल करते हो, ब्रिटेन के बने कपड़े इस्तेमाल करते हो, यूज करना बंद कर दो, ब्रिटिशर्स ने तुम्हें कोई टाइटल दिया, कोई अवार्ड दिया है, वापस कर दो, पुलिस, आर्मी, कोर्ट, इन सब चीजों का बहिष्कार कर दो। ये सब था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि आप कोऑपरेट करना बंद कर दो। ठीक है, देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी कहते थे कोऑपरेट तो करना ही नहीं है, साथ ही साथ अब आपको इनके काले कानून भी नहीं मानने। यानी कोई ऐसा कानून है जो आपको समझ में आ रहा है कि ये कानून गलत है, कोई ऐसा कानून है जो आपको समझ में आ रहा है कि ये कानून गलत है और ये भेदभाव करा जा रहा है, जैसे नमक नहीं बनाने दे रहे हैं, जैसे जबरदस्ती टैक्स ले रहे हैं, जैसे जबरदस्ती कहीं काम करवा रहे हैं, तो अगर ये ऐसा कोई कानून है तो वो कानून भी मानने से बंद कर दो। कोऑपरेट भी मत करो, कानून भी ऐसे काले कानून, अब जैसे मैंने कहा कानून मानने से बंद कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर करके हट गए, गांधी जी ने कहा कानून नहीं मानना लो, है इस तरीके की नहीं, जो अनजस्ट कानून है, जो काले कानून है, वो मत मानो। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सिर्फ कोऑपरेट करने से मना किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस में कोऑपरेट करने के साथ साथ आपको कहा गया था कि अनजस्ट लॉस को मानने से मना कर दो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया गांधी जी को अपनी ऑटोबायोग्राफी हिंद स्वराज जो उन्होंने 1909 में लिखी थी वहां से आया था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनाउंस किया था तभी उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ अग्रेसिव होते हैं तब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीडीएम एंड एनसीएम। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। सर सीडीएम का बता दीजिए, अभी जस्ट बताया। सर व्हाट इज जेलवेरिन? बेटा जेलवेरिन नहीं है, जोल्वेरिन होता है। अगले डाउट पे चले जाते हैं, जोल्वेरिन। छठे नंबर पे आ गया है जोल्वेरिन। जोल्वेरिन 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। पहले हम बम बम पिएंगे, चीयर्स। एक बच्चा कह रहा रोर कर दो सर, तुम लोगों की डिमांड बढ़ती नहीं जा रही है? रोर कर दो है? या अगर तुम मेरे को शेर कहना चाह रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है तो फिर तो तुम गलत हो।
सबसे पहले अपन बात करते हैं ज़ोल्वेरिन क्या होता है। आज जैसे अपन यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसकी 32-36 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन की बॉर्डर ओपन है, जो भी देश यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा, वीजा फ्री एंट्री है। तो आप अपनी गाड़ी में तेल डलवाओ और अपनी ही गाड़ी लेके आप फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से आप चले जाओ पोलैंड, पोलैंड से आप आ जाओ कहीं भी स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जहां जाना चले जाओ। यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्री है आप अपनी गाड़ी लेके कहीं भी घुस जाओ। बस ऐसा नहीं है बॉर्डर पर रुकेगी पुलिस, पासपोर्ट दिखाओ, अपने आप को आइडेंटिफाई कराओ, गाड़ी चेक कराओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब इंडिया से पाकिस्तान जाना है ना तो पहले गोली पड़ जाएगी ऐसे गाड़ी से जाओगे तो, फिर पूछेंगे काहे आए थे, समझ गए तुम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ओपन एरिया कर दिया गया है। इस ओपन एरिया में लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड का ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। ठीक है, इस ओपन एरिया को ज़ोल्वेरिन कहा जाता था और इस ज़ोल्वेरिन के अंदर एक कॉमन करेंसी भी इस्तेमाल करी जाती थी। जैसे आज यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उस यूरोपियन यूनियन में आज की तारीख में यूरो करेंसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ज़ोल्वेरिन बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, आगे बढ़ते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जस्ट अभी बताया। अच्छा, एक बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, थोड़ा सा डिटेल में। दरअसल हुआ यह था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने अनाउंस किया था, उसी का लास्ट पॉइंट यह था कि अगर ब्रिटिशर्स हमें मारा पीटी करेंगे, हमारे खिलाफ आएंगे, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। बात गई रात गई, बात गई वाली बात हो गई। फिर हुआ दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन। उस लाहौर सेशन में श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स आपके पास एक महीना है, 26 जनवरी 1930, आज अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 1929, अगले महीने 26 जनवरी के दिन तक का तुम्हारे पास समय है, आप देश छोड़ के चले जाइए, हम उस दिन को पूर्ण स्वराज हम डिक्लेयर करेंगे। प्रॉब्लम ये हुई कि जवाहरलाल नेहरू जी के इस कॉल पे ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, ना ब्रिटिशर्स ने ध्यान दिया, इरविन ने ध्यान दिया और ना ही इंडियंस ने ध्यान दिया। उसके बाद गांधी जी ने, उस टाइम का जो वॉइसरॉय था इरविन, उसको 11 डिमांड्स लिखी। अब जो ये डिमांड्स थी बेसिक से लेकर एडवांस तक रेंज करती थी। इस डिमांड्स में हिंदू मुस्लिम्स के लिए भी सब कुछ था, अमीर गरीब के लिए भी सब कुछ था, लड़का लड़की के लिए भी सब कुछ था, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सबके लिए सब कुछ था। उस डिमांड में कहा गया था कि ये 11 डिमांड पूरी कर दे इरविन, नहीं तो मैं एक नया मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जिसमें गांधी जी ने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने तो सिर्फ कोऑपरेट करना बंद किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो तुम्हारे काले कानून है हम वो काले कानून भी नहीं मानेंगे। उनमें से एक काला कानून है जो तुमने सॉल्ट पे अपनी मोनोपोली बना रखी है कि सॉल्ट सिर्फ तुम बनाओगे, सॉल्ट सिर्फ तुम बेचोगे, हम वो चीजें हटा देंगे, सबसे पहले तो मैं यही तोड़ूंगा। इरविन ने गांधी जी की बात नहीं मानी, जिसके बाद गांधी जी जो थे वो चले गए अपने आश्रम से डांडी तक। आश्रम से साबरमती आश्रम से डांडी तक 240 माइल्स की ये जर्नी को 10 दिन में इन्होंने कवर किया अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। रास्ते में इन्होंने सारे सत्याग्रही को समझाया कि इस बार क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहना है, वॉयलेंस नहीं इस्तेमाल करनी है। जब गांधी जी डांडी पहुंचे, वहां ब्रिटिशर्स इनका वेट कर रहे थे। इन्होंने समुद्र के पानी को गर्म करके, पानी को इवेपोरेट करके नमक बनाया और इस तरीके से पहला कानून तोड़ा जो कि सॉल्ट बनाने पर पाबंदी थी। और इस तरीके से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने ना केवल गांधी जी को, उनके समर्थकों को और बहुत सारे लोगों को उठा के जेल में डाल दिया और लाठीचार्ज किया। जिसके बाद गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था और उस गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने कहा था कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छोड़ने को तैयार हूं, साथ ही साथ मैं तुम्हारे साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए लंदन भी तैयार हूं, बस शर्त है कि जितने लोगों को अरेस्ट किया वो छोड़ना पड़ेगा और जो तुम वायलेंस कर रहे हो इंडियंस के खिलाफ उसको बंद करना पड़ेगा। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी इरविन पैक्ट के बाद कॉल ऑफ हुआ और गांधी जी फिर लंदन चले गए थे। तो ये था आपके सामने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, श्रद्धा ने पूछा है। तो सबसे पहली बात, अगर आप फेडरलिज्म की बात करें, फेडरलिज्म और इसको इंश्योर कैसे किया जाए, श्रद्धा, अगर किसी देश में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है तो उस देश को एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरल कंट्री क्योंकि एक उनके देश में यूनियन गवर्नमेंट है और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, यानी 50 स्टेट की 50 गवर्नमेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री क्योंकि एक उनके देश में भी यूनियन गवर्नमेंट है और उनके 6 स्टेट की 6 गवर्नमेंट है। ठीक, इंडिया इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री।
लेकिन हम एक स्पेशल है, हमारे पास दो नहीं, हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए इंडिया भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री है। फेडरलिज्म को इंश्योर करने के लिए क्या क्या किया गया है? तो पहली चीज तो ये करी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें लिख दी गई है। ठीक है, जैसे पहली बात ये लिख दी गई है कि सबके काम बांट दिए गए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडोरी लिस्ट। ठीक है, दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है और अगर आप उसको यूनियन गवर्नमेंट के अंदर लाना चाहते हो तो सरकार ऐसे नहीं ला सकती है, पहले उसको लोकसभा से 2/3 पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा से 2/3 पास कराना पड़ेगा और फिर आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐसे करके बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ताकि फेडरलिज्म बना रहे और ये इसको कोई टूटे ना ये फेडरलिज्म। ठीक है, तो मैंने ये आपको डिटेल में उधर भी बताया था, मैंने आज आपको एक थोड़ा सा रिवीजन करा दिया ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, आगे बढ़ जाए, फेडरलिज्म क्या होता है और कैसे फेडरलिज्म को इंश्योर किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है वो सब आपको लिख के आने हैं। गाना गाओ ना सर प्लीज, प्रिया पटेल। 5 चैप्टर के बाद मुझे डाउट पिक करने का मौका मिला है। अब मैं ये मौका में डाउट गाना गा के कर दूंगा तो सोचो तुमको आइडिया भी नहीं कि कितने डाउट आ चुके हैं। अभी से लेके 1.25 घंटे तक मैं लगातार बोलूंगा तब जाके आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे, तो प्लीज इस तरीके की डिमांड ना रखें बेटा। आगे रखें, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कैसे हो सब प्रीड्यूशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अगेन पावर शेयरिंग आज हम नहीं कर रहे हैं। अगर रुद्र प्रताप सिंह अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे ये चैप्टर्स हैं, हम पावर शेयरिंग पे नहीं है। पावर शेयरिंग का डाउट सेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं माफी चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर लर्न कैसे करा, दिशा पूछ रही है लर्न कैसे करा। लर्न करने के लिए दिशा किताब उठाएं, स्टेप 1 किताब उठाएं और किताब को उठाने के बाद उसके पन्ने खोलें। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़े फिर आंसर पढ़े। ऐसे करने के बाद अगर एक तरीका ये होता है कि अगर आपकी थिंकिंग, आपके पास मेमोरी अच्छी है तो 3-4 बार रीड करने के बाद आपको समझ में आ जाता है, और अच्छी नहीं है तो आपको बोल बोल के याद करना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने आंसर याद किया उसको आपको लिख के देखना है दिशा। ठीक है, ऐसे याद किया जाता है। कैसी बातें कर रही हो दिशा यार बेटा, मैं तो तुम्हें अपना समझाता हूं, तुम ऐसी बातें कर रही हो दिशा है। इकोनॉमिक डिप्रेशन बता दो, अरे यार मैं यहां डिप्रेशन में हूं, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात है, मैं इकोनॉमिक डिप्रेशन भी बता दूंगा। दरअसल हुआ यूं, नेशनलिज्म इन इंडिया की बात है कि इंडिया का किसान जो फसल उगाता था उसका बहुत सारा फसल भारत से बाहर विदेश भेजता था गोरों के लिए, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। जब हमारा किसान अपनी फसल को एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास बाहर से भी पैसा आता है, तो किसान के लिए अच्छी चीज थी। लेकिन किंतु परंतु बंधु, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जितने भी यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो जो उधर की तरफ के थे गोरे, सब परेशान थे, क्योंकि तबाही तो हर जगह हुई थी। सारे देश, जो जीती टीम थी सेंट्रल पावर्स और जो अलाइड पावर्स, दोनों ही बहुत तबाही से जूझ रहे थे। तो तबाही दोस्तों हर जगह हो रखी थी, दूर दूर तक तबाही हो रखी थी। तो अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ये जो तबाही हुई है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब टूट गया है, इसको फिर से बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो जो कंट्रीज थी वो ये वॉर से पोस्ट वॉर रिकवरी कर रही थी, इसके लिए इनको पैसा चाहिए था। दूसरी बात कि जो हारने वाली टीम थी सेंट्रल पावर्स, उनको एलाइड पावर्स को बहुत सारा वॉर कंपनसेशन देना पड़ रहा था, तो इनके पास और भी ज्यादा नुकसान हो रखे थे। तीसरी बात क्या हुआ कि अमेरिका ने जर्मनी को खूब सारा पैसा दे रखा था। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका में जो शेयर मार्केट था, शेयर मार्केट क्या होता है कि आपकी कोई कंपनी होती है, तो शुरुआत में आप अपनी कंपनी में पैसा खुद लगाते हो अपनी जेब से, लोन लेके या जो तुम्हारे पास है वो। लेकिन जैसे आप अपनी कंपनी को लिस्ट कर देते हो स्टॉक मार्केट में, तो अब आप, जो लोगों को आपकी कंपनी अच्छी लगती है, उनको आपकी कंपनी पर कॉन्फिडेंस है, वो आपको पैसा देंगे और आपकी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे। इससे क्या होगा, अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको प्रॉफिट होगा क्योंकि उनके पास भी शेयर है, अगर आपकी कंपनी को नुकसान होगा तो उनको भी नुकसान होगा क्योंकि उनके पास शेयर है। तो जैसे आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पे एक कंपनी अपने शेयर बेचती है और एक आम पब्लिक अपने शेयर खरीदती, कंपनी के शेयर खरीदती है। तो अमेरिका में क्या हुआ कि जो बैंक थे, बैंक ने बहुत सारे लोगों को अंधाधुंध पैसा बांटा, लोन,
उन लोगों को भी लोन दे दिया जिनके पास वापस ही करने की भी औकात नहीं थी। तो जब हम बैंक वाले गए कि पैसे वापस करो, तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास तो नहीं है। इससे बैंक का नुकसान होने लगा। इससे क्या हुआ कि जब बैंक का नुकसान हुआ, इस आदमी ने जिसने बैंक को चूना लगाने के लिए ही काम किए लोन लिया था, उसका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो बैंक से पैसा लेकर अपनी कंपनी को ग्रो करती थी और लोन चुकाती भी थी। लेकिन जब बैंक बर्बाद होने लगे तो बैंक के पास अब इतना पैसा नहीं था कि जो सही में लोन वापस चुकाने वाला उसको भी ना दे सके। तो बैंक कंपनीज को लोन नहीं दे पाई। जब बैंक कंपनीज को लोन नहीं दे पाई तो कंपनीज क्रैश होने लगी, गिरने लगी। जब इनके पास लोन नहीं था, पैसा नहीं था, तो कंपनी फेल होने लगी। जब कंपनी फेल होने लगी तो उनके शेयर्स फेल होने लगे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। ऐसे करके ये सारी चीजों के कारण ये विदेशी लोगों के पास पैसा नहीं बचा और इसी को इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा गया। आगे बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन बताया मैंने तुम लोगों को, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दिया, अर्श गांधी इरविन पैट बता दिया, जोहाद एंड वाटर हार्वेस्टिंग मेथड में डाउट है। क्या डाउट है ये बताना पड़ेगा चंद। ऐसे नहीं पूछ सकते हो तुम कि डाउट, अरे बता दो क्या डाउट है, मुझे कैसे पता चलेगा। अभी मैंने तुमको क्या बताया, इकोनॉमिक डिप्रेशन बताया, इकोनॉमिक डिप्रेशन। डाउट आपको पूछना पड़ेगा कि क्या डाउट है, ठीक है। कास्ट इन पॉलिटिक्स बता दिया। व्हाट इज कम्युनलिज्म, देखो देखो कम्युनलिज्म समझने से पहले आपको कम्युनिटी का मतलब पता होना चाहिए। देखो, एक रिलीजन के लोग भी कम्युनिटी कहला सकते हैं, एक कास्ट के लोग भी कम्युनिटी कहला सकते हैं, एक कंट्री के लोग भी कम्युनिटी कहला सकते हैं, एक कंपनी के लोग भी कम्युनिटी कहला सकते हैं। अब कम्युनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है और जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उन्हें मेजॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है उन्हें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं। तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले लोग सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की बात नहीं सुनते, उनको दबाते, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं, तो इसे कम्युनलिज्म कहा जाता है। अब कम्युनलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म देखे गए हैं, ठीक है। कभी कभी रिलीजन के नाम पे इतना कम्युनलिज्म हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा, राइट्स और देश में सिविल वॉर जैसी चीजें भी हो जाती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्त, अगले टॉपिक पे जाते हैं। जल जीवन मिशन बता दो सर, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हो गया है, जल जीवन मिशन बता देता हूं। जल जीवन मिशन, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, मैं पानी पी लूं, उसके बाद आप लोग को जल जीवन मिशन बताऊंगा। तब तक आप लोग और डाउट पूछ लीजिए खटाखट खटाखट। जल जीवन मिशन, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड। जल जीवन मिशन की बात करें तो भारत सरकार 2019 में एक मिशन लेकर आई जिसका नाम था जल जीवन मिशन। इस जल जीवन मिशन में भारत सरकार यह कहती थी कि हम आपको 55 लीटर्स ऑफ वाटर देंगे पर पर्सन पर डे। यानी कि अगर आपके घर में एक आदमी है तो उसके नल से 55 लीटर पानी आएगा, उस पानी से तुम नहाओ, पियो, खाना बनाओ, जो करना है करो। दो लोग हैं तो 55 इंटू 2 यानी पर पर्सन 55 लीटर पानी मिलेगा पर डे। दिस इज जल जीवन मिशन जो पर डे हुआ करता था, ओ सॉरी 2019 में चालू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है, रिलीजियन और कास्ट में क्या अंतर है, विद्या ने पूछा है। रिलीजियन और कास्ट में क्या अंतर है, देखो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदू रिलीजन की बात करें विद्या, आप हिंदू रिलीजन शायद आप भी फॉलो करते होगे, तो हिंदू एक रिलीजन है। अब इस रिलीजन के अंदर कई कास्ट होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक होते हैं सोनार लोग, एक होती है अग्रवाल, जैसे आप सरनेम से समझ लो, आप तो सरनेम से समझ लो, अग्रवाल, गुप्ता, गर्ग, मित्तल। ये अग्रवाल, गुप्ता, गर्ग, मित्तल, ये जो लोग होते हैं ये लोग सबकी सब आपके बनिया, जैसे जिन्हें हम लोग आम भाषा में कहते हैं, ये लोग बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक कास्ट हो गई। अब ये सब हिंदू हैं लेकिन ये अलग अलग, ये कास्ट का पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, शर्मा हो गए,
त्रिपाठी हो गए, या फिर पुरोहित हो गए, या फिर इस तरीके के जो लोग हो गए, ये ब्राह्मण कास्ट के हो गए। अब ब्राह्मण भी जो होते हैं वो होते हिंदू ही। अब देखो, ब्राह्मण भी हिंदू हैं, बनिया भी हिंदू हैं, सोनार भी हिंदू हैं, कायस्थ, ऐसे करके अलग अलग कास्ट होती है तो सब हिंदू ना। ऐसे राजपूत एक कास्ट है ना, जाट एक कास्ट है, तो ऐसे करके अलग अलग कास्ट हैं, लेकिन ये सब है तो हिंदू ना। तो ये बात यहां पे बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और सर कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मिहिर, वीडियो कॉल प्लीज नहीं हो पाएगा अभी। अगेन समझिए 45 दिन बहुत कम होते हैं दोस्त, और उसमें डाउट सेशन भी दे दिया जाए तो और मुश्किल हो जाता है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बेटा चैप्टर का नाम है। वेरी गुड सर। हाउ जेंडर इनइक्वालिटी बी रिमूव्ड? जस्टिस फॉर कुणाल सर। कुणाल सर से जस्टिस क्यों बेटा? है बढ़िया है फोन, कैसी बातें कर रहे हो? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउ जेंडर इनइक्वालिटी बी रिमूव्ड, सबसे पहले तो ये अपन समझ लेते हैं कि आप जेंडर इनइक्वालिटी कैसे हटा सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि जेंडर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम समझिए। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जेंडर इनइक्वालिटी में? जैसे लड़कियों को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिल रहे हैं, है ना, लड़कियों को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनके लिए काम करिए भाई। ऐसे कुछ नियम आपके रिलीजन में, ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं जो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डाउरी है ना, दहेज देना पड़ रहा है, चाइल्ड मैरिज है, या फिर सती सिस्टम है, इनको ठीक करिए, है ना। तो जो जो कास्ट इक्वालिटी इनइक्वालिटी है उसको ठीक करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कर रहे हैं आप वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं था, फिर हमने 72nd और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन लेकर आए। अब हम लोग लेकर आ गए 108 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें कहा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन होगा। तो ये सब चीजें से हम लोग कास्ट इनइक्वालिटी को ठीक कर सकते हैं। इंपेरियलिज्म क्या होता है? मीनाक्षी कुमारी कह रही है इंपेरियलिज्म क्या होता है। बेटा इंपेरियलिज्म समझो। इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म जब बड़ी कंट्रीज छोटी कंट्रीज, लेस पावरफुल कंट्रीज के ऊपर हमला कर देती हैं, उनके रिसोर्सेस को लूटने के लिए, उनकी जमीन पे कब्जा करने के लिए, अपनी जमीन को बड़ा करने के लिए, अपने देश को बड़ा करने के लिए, तो इसको इंपेरियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया। एट दैट टाइम यूके पावरफुल था, भारत लेस पावरफुल था, उन्होंने भारत पे हमला करा, भारत के रिसोर्सेज लूटे, हमारी जमीन को अपना जमीन बना दिया, हमारे लोगों को मारा पीटा, ह्यूमिलिएट किया, और यूके जो छोटा सा देश है, एक टाइम पे यूके ने आधी दुनिया पे कब्जा कर रखा था। तो यूके एक इंपेरियलिस्ट कंट्री है। तो इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक मोर पावरफुल कंट्री एक लेस पावरफुल कंट्री के ऊपर हमला कर दे, उनके रिसोर्सेज को लूट ले, उनकी कंट्री के जमीन को लूट ले, उनकी देश को अपने देश में मर्ज कर दे, उसके देश को वो सब करे, तो उसे इंपेरियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगले डाउट पे जा रहे हैं। ये हो गया है हमारा दिग्विजय, कितनी बार पूछेगा बेटा? एक बच्चा सदफ ने पूछा है जीवीए क्या होता है। सबसे पहले जीडीपी समझो, फिर जीवीए समझो। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी की फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक कंट्री में एक साल के अंदर, कंट्री के अंदर एक साल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं वो उस देश की जीडीपी बताते हैं। अब एक किसान है, किसान ने 10 रुपए का गेहूं उगाया, फिर ये 10 रुपए का जो गेहूं होता है जब वो आटा चक्की में जाता है तो उसकी वैल्यू 20 रुपए हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने 10 रुपए के गेहूं में जब बिजली खर्चा करी, एक आटा चक्की वाले अंकल ने अपनी मेहनत खर्चा करी, तो एक्स्ट्रा पैसे तो उसके पैसे तो बढ़ेंगे ना। फिर वो 20 रुपए का आटा जब एक बिस्किट कंपनी में जाता है तो उसमें शक्कर, बटर, फ्लेवर मिक्स होते हैं, जिसके कारण उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। अब उसके 20 रुपए के आटे की वैल्यू 40 रुपए हो गई है। ठीक है, अब हर स्टेज पे आप देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जब वो गेहूं से आटा गया तो उसकी वैल्यू बढ़ी, जब वो आटा से बिस्किट बना तो उसकी वैल्यू बढ़ी। तो हर स्टेज में जो ये वैल्यू बढ़ती है इसको कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। सर 5 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को राइट कैसे करना है आदर्श पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ गया है आंसर राइटिंग पे। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं मुझे, मैं वंस फॉर ऑल आप लोगों को ये बता ही देता हूं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। अगेन, अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको 2 पॉइंट लिख के आने, 3 नंबर के क्वेश्चन में 3, 4 नंबर के क्वेश्चन में 4, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट लिख के आने। अब
अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि व्हाट इज रूलेट एक्ट एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ रूलेट एक्ट, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ गया आपको 4 नंबर का, व्हाट इज रूलेट एक्ट एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ रूलेट एक्ट। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले व्हाट इज रूलेट एक्ट आपको 2 नंबर का आया, तो आपने क्या करना है, रूलेट एक्ट आप हेडिंग डालेंगे और 2-3 लाइन की आप रूलेट एक्ट की डेफिनेशन लिखाएंगे। उसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ रूलेट एक्ट, उसका पहला पॉइंट डालेंगे कि इंडियंस पे क्या असर हुआ, वो 2 लाइन लिख के आएंगे, और फिर उसका दूसरा पॉइंट डालेंगे कि ब्रिटिशर्स पे क्या असर हुआ, उसकी 2 लाइन लिख के आएंगे। तो जब मैं बोलता हूं कि जितने नंबर का क्वेश्चन उतने पॉइंट, तो हर पॉइंट को आपको कम से कम 2 से 3 लाइन में लिख के आना है, ठीक है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये कोशिश करें कि आप उसको अपने 3/4 पेपर को आपको भर के आना है, तो इस तरीके से आपने आंसर लिख के आना है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो आप कोई गवर्नमेंट स्कीम कोट करके आइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप कोई हिस्टोरिकल फिगर को कोट करके आइए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आप मैप बना के आ जाइए, डायग्राम बना के आ जाइए, तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजें। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है तो आप एक छोटा सा माइंड मैप जैसा बना के आ सकते हो, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से आपका काम हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सर, प्रूशिया ओनली डिसाइड कंडीशन ऑफ जर्मनी, स्पर्श ने क्वेश्चन पूछा है, वैसे तो ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछना चाहिए था स्पर्श तुमको। प्रूशिया, आज जर्मनी जो देश है, उस टाइम पे जर्मनी नाम का देश नहीं था, उस टाइम पे प्रूशिया नाम के एम्पायर हुआ करता था, तो प्रूशियन एम्पायर पे राजा हुआ करते थे, ठीक है, और लोग राजा से हटना चाहते थे, लोग अपने देश को एक नेशन बनाना चाहते थे। तो नेशन कब बनेगा, जब उस नेशन को बनाने की, अब भाई मैं आपसे बोलता हूं कि हमें अखंड भारत बनाना है। सर क्यों बनाना है, हम सब एक हैं, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये जो देश है हम सब एक हैं, ये जो लोग हैं ये सब एक इनके एंसेस्टर से, तो हम सबको एक रहना चाहिए, ये वो लोग बोल रहे हैं जो अखंड भारत की डिमांड करते हैं, ठीक है। अब देश बनाने का उनने क्राइटेरिया क्या बनाया, जो अखंड भारत की डिमांड करते हैं उनने क्राइटेरिया बनाया क्योंकि हमारे सबके एंसेस्टर सेम थे, हम सब सेम बोली बोलते हैं, हमारा सेम खाना है, हमारा सेम कल्चर ट्रेडिशन है। उसी तरीके से प्रूशिया से जर्मनी बनाने वाले लोगों का पहला डिमांड यह था कि जर्मन बोलने वाले लोगों को एक होना चाहिए और एक देश बनाना चाहिए जर्मनी। इसीलिए प्रूशिया में रहने वाले लोगों ने यह बात डिसाइड करी कि हम जर्मनी बनाएंगे, इसीलिए प्रूशिया ने ही जर्मन यूनिफिकेशन के ऊपर इनिशिएटिव किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अरे ये नहीं दबाना है यार। सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बता दिया। टेरी सेक्टर एक्सप्लेन, प्रतिभा टेरी सेक्टर नहीं है, वो टर्शरी सेक्टर है। इंपेरियलिज्म बता दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए शालू, किसका इंपॉर्टेंट, कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही है, ये भी तो बताया ना यार राजा बेटा। वैसे तो मैं चैप्टर के बीच में ही जो आपको लेक्चर्स ले रहा हूं उसमें बता देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इतने नंबर के लिए आ सकता है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर होता है प्रतिभा, जैसे कि जो नेचर से रॉ मटेरियल निकालते हैं, ठीक है, जो नेचर से रिलेटेड काम करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर, जो नेचर से मिलने वाले रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर, और जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर वालों को सर्विस देते हैं, ये गुड्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ अपनी सर्विस देते हैं, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वालों को अपनी सर्विस देते हैं वो आते हैं आपके टर्शरी सेक्टर के अंदर। जैसे बैंकिंग, बैंक वाले लोन देते हैं प्राइमरी सेक्टर वालों को भी, सेकेंडरी सेक्टर वालों को भी। टीचर प्राइमरी सेक्टर वाले को भी पढ़ा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर वाले को भी पढ़ा रहा है। पुलिस वाला प्राइमरी सेक्टर वालों को भी सेफ रख रहा है, सेकेंडरी सेक्टर वालों को भी सेफ रख रहा है ना। डॉक्टर प्राइमरी सेक्टर वालों का भी इलाज कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर वालों का भी इलाज कर रहा है, तो ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं दोनों को, तो इसलिए ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बता दिया, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बता दिया। कल का पेपर हार्ड आएगा नहीं, जितना आपका बोर्ड एग्जाम हार्ड है उतना ही आपका कल का पेपर हार्ड आएगा। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, कल सुबह 10 बजे आपके 6 चैप्टर्स का टेस्ट है, जो मैं आपकी हर तब से जब से क्लास ले रहा हूं तब से बताता आ रहा हूं। तो शुरुआत के 6 चैप्टर्स का आपका कल टेस्ट है, सुबह 10 बजे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ऑल इंडिया में आप अपनी रैंकिंग को पता कर सकते हैं, तो उसकी जरूर तैयारी करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अच्छा क्वेश्चन है चैतन्य का, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। देखो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये अपनी कॉलोनीज बनाते थे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में। अब हम लोग इनके खिलाफ बातें उठाते थे, इसलिए हमें एंटी कॉलोनियल थे हम लोग, हम इसके खिलाफ थे। हम कहते थे भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम एंटी कॉलोनियल है, हम इसके खिलाफ थे।
तो हम भारत क्यों छुड़वा रहे हैं? और जब हम भारत छुड़वाने की बात करते हैं, जब हम ये कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जाते हैं, तो हम अपने अंदर देशभक्ति की भावना जगाते हैं। तो आपने देखा, मैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ हूं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैं अपने देश के साथ हूं। दोनों चीजें नहीं हो सकती। अब या तो तुम मुझे प्यार करते हो, या तो तुम अपने स्कूल के टीचर को प्यार करते हो। अब अगर तुमने ये बात बोल दी कि तुम अपने स्कूल के टीचर से हेट करते हो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली तुम उससे प्यार करते हो। अगर तुमने ये बात बोल दी कि तुम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो, इसका मतलब तुम इंडिया के साथ हो। अगर तुम एंटी कॉलोनियल हो तो तुम नेशनलिस्ट हो। तो ये लोगों ने, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने हमारे इतना लूटा था, हमारे देश को, हमारे ऊपर इतना इकोनॉमिक स्ट्रेस डाल रखा था, हमसे रेवेन्यू बहुत ज्यादा लेते थे, हमारे कल्चर को दबाने की कोशिश थी, हमें ह्यूमिलिएट करा करते थे। इन 3-4 रीजन के कारण हम एंटी कॉलोनियल होते गए और धीमे धीमे हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना जगती चली गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन, ये हो गया बेटा अपना। सर व्हाट इज साइमन कमीशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में कहा गया था कि जो भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिख रहे हैं, उसको रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद लंदन से एक टीम आएगी भारत में। उस टीम का नाम था साइमन कमीशन, और इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए था क्योंकि इसके जो लीडर थे, जो चेयरमैन थे, उनका नाम था साइमन। साइमन कमीशन को आना 1929 में था। 1919 के 10 साल बाद 1929 होता है, लेकिन ये एक साल पहले ही आ गए, यानी कि ये लोग 1928 में आ गए। अब इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था, और हमें ये बात मालूम थी कि ये लोग पूरी तरीके से अपनी मनमर्जी करेंगे और लिखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भारतीय बहुत खुश है, जबकि यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा उससे गुस्सा थे। तो हमने साइमन कमीशन को साइमन गो बैक के नारे से इसका स्वागत किया। साइमन कमीशन को जब बैकलैश मिला, उसके बाद ही ब्रिटिशर्स डर गए और उन्होंने हमें डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था कि आप लोग आ जाओ, लंदन आ जाओ, और हम आपका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को देंगे, आपको थोड़ी बहुत पावर भी देंगे, लेकिन रहोगे आप अभी भी हमारे अंडर ही। ये बात बोल दी थी ब्रिटिशर्स ने कि आपको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे, थोड़ी बहुत पावर दे देंगे, रहना आपको अंदर ही पड़ेगा, हमारे अंडर ही। दिस इज डोमिनियन स्टेटस। इंडियंस ने डोमिनियन स्टेटस को पूरी तरीके से इग्नोर किया और कहा कि नहीं लेंगे तो पूर्ण स्वराज। उसके बाद फिर लाहौर सेशन दिसंबर 1929 वाली कहानी हुई। उसके बाद फिर जब वो नहीं माने तो फिर हमने 11 डिमांड्स रखी इरविन के सामने, वो नहीं हुआ तो फिर हमने सॉल्ट मार्च करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने हमारे लोगों के ऊपर अग्रेसिव आए तो फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो ये सब फिर इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। ज़ोल्वेरिन हो गया है पीयूष। ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साइन एक्स कॉस एक्स 1 क्यों होता है, एक बच्चा पूछ रहा है। वेल इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू राजा बेटा। साइन एक्स कॉस एक्स 1 क्यों होता है, ये डिपेंड करता है वैल्यू पे, है ना। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन ही थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना राजा, तो इसको हटा देते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये हो गया है, सॉल्ट मार्च हो गया है। ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखो एज सच, देखो सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि गांधी जी को अलग अलग लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन जब गांधी जी, जैसे आपको रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स सब बताया था मैंने, कि जब वो गांधी जी को, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे और एम से पहुंचने से पहले, रिजल्ट मिलने से पहले ही जब ये कॉल ऑफ कर देते थे या गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया, तो उसके बाद इन सबको ठेस पहुंची। जैसे अमीर किसान को लगता था कि हमें जो रेवेन्यू देना पड़ता है ब्रिटिशर्स को, अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी और कांग्रेस का साथ देंगे तो रेवेन्यू से हमें छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन रेवेन्यू कम नहीं हुआ और गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया। जो गरीब किसान था उसके पास जो छोटी वो जमीन थी उसको भी रेवेन्यू देना पड़ता था, तो उसको लगता था कि अगर मैं गांधी जी को और कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा तो मैं भी बच जाऊंगा रेवेन्यू से। और जो गरीब किसान जिसके पास खुद की जमीन ही नहीं होती थी, तो उसको ये लगता था कि अगर मैं गांधी जी और कांग्रेस का सपोर्ट करूंगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो जिस जमीन पर मैं किराया देता हूं अमीर किसान को, वो किराए से मुझे गांधी जी बचा देंगे। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी और जीडी बिरला साहब, तो इनको लगता था कि जो ये हमें एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, करने देते हैं ब्रिटिशर्स, अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ देंगे तो हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन है वो हट जाएगा और हम भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें थी, लेकिन ये बातें नहीं हो पाई इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर आप एक बार टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बता दोगे प्लीज? तनु बिल्कुल बता देंगे तनु। तो टर्शरी सेक्टर की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, टर्शरी सेक्टर, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में, इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, तो वो टर्शरी सेक्टर है। सबसे ज्यादा इनकम टर्शरी सेक्टर से आती है। सबसे ज्यादा लोग नौकरी कहां करते हैं, तो इसका सही जवाब है कि सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं प्राइमरी सेक्टर में।
टर्शरी सेक्टर, जब एक देश डेवलप होने लगता है तो उसके लिए टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, आपको सर्विसेज ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा टीचर्स चाहिए, आपको ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए, आपको ज्यादा पुलिस चाहिए। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शरी सेक्टर। दूसरी बात, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगी, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था, पहले मुझे 7 दिन में पार्सल आ जाता था, मैं खुश था, फ्लिपकार्ट अमेजोन आया। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए जो 10 मिनट में पहुंचा दे, तो ब्लिंकिट जोमेटो आया, है ना, जेप्टो आया, फ्लिपकार्ट मिनट्स आया। फिर मैंने कहा नहीं, कोई घर आके बाल काट दे तो अर्बन कंपनी आया। फिर मैंने कहा नहीं, कोई खाना भी भेज दे तो जोमेटो और ये सब आया। तो ऐसे करके जैसे जैसे लोगों के पैसे इनकम बढ़ते हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ती है। इसके अलावा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एआई बढ़ेगा, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि टर्शरी सेक्टर वाले ही इसको केटर करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज टंका सिस्टम एंड व्हाट फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज चैप्टर, आराध्या ने पूछा है। टंका मतलब टंकी, जैसे हमारे घरों में टंकी होती है, एक अंडरग्राउंड टंकी होती है और एक छत पे टंकी होती है। तो जो हमारे वहां नल आता है, तो हम पहले अंडरग्राउंड टंकी में उसका पानी स्टोर कर लेते हैं, फिर हम मोटर लगा के उस अंडरग्राउंड टंकी का पानी छत पर रखी टंकी पर स्टोर कर लेते हैं। और फिर हमारे घरों में जो नल में पानी आता है वो छत की टंकियों से आता है। सेम राजस्थान में अंडरग्राउंड टंकी बनाई जाती है घर के नीचे। जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी के पानी को इस अंडरग्राउंड टंकी में स्टोर कर दिया जाता है। और ये अंडरग्राउंड टंकी में जो पानी स्टोर किया गया है, जब नदी का पानी सूख जाता है तो इसी टंकी के पानी को फिर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और फायदा ये होता है कि जो ये अंडरग्राउंड टंकी होती है, इसके ऊपर जब आप घर बना देते हो तो घर को ये नेचुरली कूल करके चलता है नीचे का पानी। तो ये आपका आ जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, रोलेट एंड ये भी हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये भी हो गया, कास्ट इन पॉलिटिक्स हो गया, पार्टिसिपेंट्स ये हो गया, रोलेट एक्ट हो गया, स्वराज इन प्लांटेशन ये बता देता हूं। ठीक है, अब वैसे तो आपके सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन लेकर आते हो यार, तुम लोग भी क्या करते हो। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, 5 मिनट बाद तुम लोगों की दूसरी क्लास है, मैं समझ रहा हूं, एक काम करते हैं, इस सेशन को यहीं खत्म कर देते हैं। मैं समझ रहा हूं आप लोग की हिंदी की क्लास है, 5 मिनट का आप लोग को हम लोग ब्रेक दे रहे हैं, है ना। थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल हो रहा होगा तुम लोगों के लिए, मैं समझ सकता हूं, है ना, डिफिकल्ट होता होगा, बैक टू बैक क्लासेस लगा रहे हो तुम लोग, लेकिन देखना तुम जो ये आज मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत रंग लाएगी, और तुमको ये मेहनत का रंग बहुत दूर नहीं, तुम्हें अपनी प्री बोर्ड में दिखने लगेगा। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर आपके कारण हमारे प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आए, एसएसटी हमें इंटरेस्टिंग लगने लगा है। मेरे कारण नहीं है, तेरे कारण हो रहा है। जो तुम मेहनत कर रहे हो ये उस मेहनत के कारण हो रहा है। ठीक है, तो मेहनत करो बिल्कुल, तुम्हें इसका आज जो तुम जिस स्ट्रगल में हो, देखना तुम्हें फ्यूचर में इसका गोल मिलेगा, तुम्हें इसका फल मिलेगा। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास, यानी कि कल शाम को 7 बजे एक नए चैप्टर के साथ। जी हाँ, कल संडे है, लेकिन कल आप लोगों की एक क्लास लगाई गई है शाम को 7 बजे, जैसा कि आपको पता है हर संडे को 7 बजे मैं आता हूं। तो कल मिलते हैं बच्चों 7 बजे। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, है ना। बहुत जल्दी हमारा सिलेबस खत्म होने जा रहा है, बैकलॉग्स मत बनाइए। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय।